पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि जो लैंगिक संसर्ग अर्थात सेक्सुअल कांटेक्ट या प्रजनन मार्ग के द्वारा जो रोग फैलता है उसे यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिजीज हम पढ़े भी थे, जैसे सिफिलिस रोग क्या है, इसको हम लोग पढ़े थे। सुजाक या जिसे गोनोरिया रोग कहते हैं क्या है, पढ़े थे। आगे इसी में है क्लेमाइडिएसिस, तीसरा है क्लेमाइडिएसिस। क्लेमाइडिएसिस यह जो है लैंगिक रूप से संचारित होने वाला रोग है। क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक जीवाणु से फैलता है। इसके क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नामक जीवाणु के संक्रमण के कारण जो है मूत्र मार्ग में शोथ उत्पन्न होता है। एपिडिडाइमिस में शोथ अर्थात जलन, पीड़ा, दर्द उत्पन्न होता है। और नर में तथा मादा के गर्भाशय में शोथ उत्पन्न होता है। नर के मूत्र मार्ग में शोथ उत्पन्न हो सकता है, नर मादा के मूत्र मार्ग में भी शोथ उत्पन्न हो सकता है, नर के एपिडिडाइमिस में शोथ उत्पन्न हो सकता है, और मादा के गर्भाशयी जो ग्रीवा है उस ग्रीवा में भी शोथ उत्पन्न हो सकता है। और इसके उपचार के लिए जो है टेट्रासाइक्लिन व डीऑक्सीसाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक औषधि का उपयोग किया जाता है। ऐसे है ट्राइकोमोनसता, ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस या इसी ट्राइकोमोनिएसिस को ट्राइकोमोनसता भी कहते हैं। यह ट्राइकोमोनेस वेंजाइनैलिस, ट्राइकोमोनेस वेंजाइनैलिस एक प्रोटोजोअन है जिसके द्वारा जो है ये संक्रमित होता है, फैलता है। ये पुरुषों के मूत्र मार्ग और स्त्रियों में जो है योनिका या एक पोषदीय परजीवी है। और सुजाक या श्वेत प्रदर जो कि स्त्रियों में होता है, यह सुजाक या श्वेत प्रदर रोग भी इसी से संबंधित है। यह संभोग अर्थात सेक्स क्रिया के द्वारा फैलता है। और इसके संक्रमण से जो है जो यौन स्राव होता है, श्वेत प्रदर का जो स्राव होता है उसमें जो है दुर्गंध आ जाती है। भग अर्थात वल्वा में जो है ज्वलन उत्पन्न होता है, खुजली होता है। और पुरुषों में जो है मूत्र त्यागते समय दर्द होता है, जलन होता है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाता है। और इसके उपचार के लिए भी एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक औषधि का उपयोग किया जाता है। ऐसे है जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज। यह रोग हर्पीज सिम्प्लेक्स विषाणु HSV सेकेंड हर्पीज
जेनाइटल हर्पीज जो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, एच से हर्पीज, सी से सिम्प्लेक्स, वी से वायरस 2 से होता है। और इस रोग में जो है जनन अंगों में सूजन आ जाता है, पीड़ा हो जाता है, घाव उत्पन्न हो जाता है, योनि व मूत्र मार्ग से पानी का निकलना आदि लक्षण जो है उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें जो है एक HSV1 भी है, HSV1 इस अर्थात हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1, इनके संक्रमण से चेहरे व मुंह पर घाव बन जाता है और इसके उपचार के हेतु जो है एसाइक्लोविर नामक दवा का जो है उपयोग किया जाता है। ऐसे है जेनाइटल वर्ड्स, अगला जो है आ जाएगा इसमें जेनाइटल वर्ड्स, मतलब जननांगों पर मस्से, जेनाइटल वर्ड्स, जननांगों पर मस्से। यह रोग HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होता है। इसकी वृद्धि से जो है इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वृद्धि से स्त्रियों में योनि व ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं और यह मस्से जो है आगे चलकर कैंसर के रूप में परिवर्तित भी हो जाते हैं। इसका उपचार जो है लेजर सर्जरी या अल्फा इंटरफेरॉन नामक दवा के द्वारा इस जेनाइटल वर्ड्स अर्थात जो जननांगों पर मस्से उत्पन्न होता है इनका इलाज किया जाता है, या तो लेजर सर्जरी के द्वारा या अल्फा इंटरफेरॉन नामक दवा के द्वारा इनका उपचार किया जाता है। फिर है जो बहुत प्रचलित है, पीछे ले वीडियो में आप पढ़े भी हैं कि एड्स, ये भी एसटीडी रोग है अर्थात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स जिसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। और यह एड्स जो है HIV वायरस, एड्स क्या है? एड्स एक रोग का नाम है एड्स, और ये किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा, रेट्रोवायरस के द्वारा फैलता है और उस वायरस को कहते हैं HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा जो है ये फैलता है। और पीछे आप पढ़े भी कि सबसे पहले जो है सन 1981 में अमेरिका में होमोसेक्सुअल युवकों के ऐसे समूह देखे गए जिन्हें अफीम, चरस, हेरोइन आदि नशा करने का लत था, आदत था, और उनमें जो है निमोनिया जैसी बीमारी उत्पन्न हुई। और जब उनके रोग का पता किया गया तो पता चला कि यह एक वायरस के द्वारा जो है संक्रमित हो चुके हैं ये युवक, और उसी वायरस का नाम पड़ा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस अर्थात HIV वायरस। और उस रोग को कह दिया गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम अर्थात प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। अर्थात जो व्यक्ति इस HIV वायरस से संक्रमित होता है उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षण तंत्र है, वह प्रतिरक्षण तंत्र जो है कमज़ोर हो जाता है और उसमें जो है रोग से लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाती है,
जो ही रोग उस समय हो जाता है वही रोग जो है उसके मौत का कारण बनता है। तो यह भी जो है सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है, अगर वह किसी स्वस्थ व्यक्ति, चाहे वह स्वस्थ व्यक्ति जो है स्त्री हो या स्त्री ही संक्रमित है, वह पुरुष के साथ जो है संपर्क करती है तो स्वस्थ पुरुष भी संक्रमित हो सकता है। तो ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा एड्स जो है फैलता है। ऐसे ही है हेपेटाइटिस यकृत शोथ है। जैसे सामान्य रूप में जो है पीलिया होता है, तो पीलिया अर्थात ब्लड RBC की कमी, और वही थोड़ा भयंकर रूप में हो गया, भयंकर पीलिया हो गया, तो वही क्या है, हेपेटाइटिस। और इसमें होता क्या है कि हेपेटाइटिस में जो है जो लीवर होता है, यकृत होता है, यकृत की कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती हैं, यकृत जो है अंदर ही अंदर पूरा खोखला हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए भी जो है क्या है, संक्रमित रोग है। और यौन संचारित रोगों के आरंभिक लक्षण बहुत हल्के फुल्के हैं, जैसे जनन अंगों पर खुजली होना, तरल द्रव का स्राव, हल्का हल्का दर्द करना, सूजन इत्यादि हो सकते हैं। संक्रमित महिलाओं में जो है रोगों के लक्षण प्रकट नहीं होते, लंबे समय तक जो है पता ही नहीं चलता कि इन्हें कोई रोग हुआ है। और संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में रोगों के लक्षण का प्रकट न होना या कम प्रकट होना यौन संचारित रोगों का उचित उपचार से रोकता है। इस कारण से भविष्य में जटिलताएं और पैदा हो सकती हैं। प्रारंभ में पता नहीं चलता, लंबे समय के बाद पता चलता है, तब तक जो है वो बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है और भविष्य में जो है जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शोथ रोग हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID, या गर्भपात हो सकता है, या शिशु जो जन्म लेगा वो मृत हो सकता है। ये सब जो है अनेक परेशानियां आ सकती हैं। और इन सभी संक्रमण को जो है पूरी तरह से हम मुक्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा, जिसमें पहला क्या है कि किसी भी अनजान व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय हमेशा जो है कंडोम का प्रयोग करें। किसी भी तरह की आशंका होने पर योग्य डॉक्टर से जांच कराएं, पूर्ण इलाज कराएं, ये सब हो सकता है। इस टॉपिक में अंतिम जो पॉइंट है इस चैप्टर में, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी वंध्यता, इनफर्टिलिटी अर्थात वंध्यता। यह वंध्यता या इनफर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। वह स्थिति जिसमें दंपति अर्थात पति पत्नी गर्भ धारण करना चाहते हैं,
लेकिन उन्मुक्त मैथुन क्रिया सहवास करने के पश्चात भी उन्मुक्त रूप में पर्याप्त रूप में मैथुन क्रिया सहवास क्रिया अधिक दिनों तक एक साथ रहने के बाद भी यदि वह दंपत जो है चाह कर भी और गर्भधारण महिला नहीं कर पाती है, उस दंपत को जो है संतान उत्पन्न नहीं होती है, तो इसे जो है हम वंध्यता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। और भारत में जो है वंध्यता का कारक जो है केवल स्त्रियों को माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वंध्यता के कारक जो है दोनों हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों जो है वंध्यता के कारक हो सकते हैं। स्त्री में भी कोई ऐसी कमी हो सकती है जिसके धारण जो है वो गर्भधारण नहीं कर सकती है, चाहे उसके फैलोपियन ट्यूब बंद हो या फैलोपियन ट्यूब पिचक गया हो या उसका यूटेरस विकसित ना हो या उसमें ओवम अंडाणु बनते ही ना हो, ऐसी कमियां हो सकती हैं स्त्री में। और पुरुषों में भी कमी हो सकती है कि हो सकता है कि पुरुष में जो है स्पर्म भी नहीं बनते हों तो बहुत कम बनते हों, उनके स्पर्म में मोटिलिटी ना हो, तो पुरुष भी जो है इनफर्टिलिटी के कारक हो सकते हैं। अब जो है इनके विकार को दूर करना संभव जो है ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आजकल वैज्ञानिक युग है, तो इस वैज्ञानिक युग में जो है असंभव कुछ भी नहीं है। कुछ स्पेशल टेक्निक अपनाकर, विशिष्ट तकनीक को अपनाकर सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART एक्सेसरी और R रिप्रोडक्टिव T टेक्निक सहायक जनन तकनीक प्रौद्योगिकी द्वारा ठीक किया जाता है। अब इस सहायक जनन टेक्निक प्रौद्योगिकी में बहुत सारे विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला है, बार बार टेलीविज़न पर प्रचार भी आता है, क्या, इंदिरा IVF, I से इन, V से विट्रो और F से फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पात्र निषेचन, अब पात्र निषेचन में आप पीछे पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, ल्यूसी नामक एक कन्या का सबसे पहले जो है सन 1978 में जो है टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न हुई थी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, अर्थात पात्र निषेचन कि जिस महिला का अंडवाहिनी विकसित नहीं होता है या जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब जो है विकसित नहीं होता है, जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संयुग्मित होते हैं, मिलते हैं, निषेचन होता है, तो उस महिला में जो है निषेचन क्रिया हो ही नहीं पाता है, वो गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो ऐसी महिला किसी किराए की कोख लेती है या ऐसी महिला को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, किराए की कोख तो बाद में आता है, कि ऐसी महिला के ओवरी से ओवम को निकालकर और उसके पुरुष से जो है स्पर्म लेकर तो शुक्राणु और अंडाणु को टेस्ट ट्यूब में फ्यूजन कराया जाता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु टेस्ट ट्यूब में निषेचन की क्रिया करते हैं और उसके पश्चात जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट को जो है उस महिला के यूटेरस में
प्रविष्ट करा दिया जाता है, जहाँ यूटेरस में जाकर उसका उस जाइगोट का रोपण हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ हुई? टेस्ट ट्यूब में हुई। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, भ्रूण का विकास होगा, शिशु का विकास होगा, ऐसा नहीं। केवल अंडाणु और शुक्राणु जो है टेस्ट ट्यूब में मिल रहा है, इसलिए इससे जो जन्मा बच्चा होगा वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, अर्थात पात्र एक टेस्ट ट्यूब में जो है निषेचन हुआ। अब स्थानांतरण की दो विधियां हैं, अंतर्डिंब वाहिनी स्थानांतरण और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें युग्मनज या 8 ब्लास्टोमियर तक के भ्रूण को फैलोपियन नलिका या अंतःवाहिनी नलिका में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब में जब जाइगोट बना या 8 कोशिका तक जो है ब्लास्टुला स्टेज तक हुआ है, तब तक जो है उस महिला के फैलोपियन ट्यूब में जो इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा है कि जो भ्रूण जो है 8 कोरक खंड अर्थात 8 ब्लास्टोमियर, ये ब्लास्टोमियर क्या है कि जाइगोट के बाद जो युग्मनज बनता है, इस युग्मनज में अब समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन के पश्चात यदि 8 कोशिका है वो भी ब्लास्टुला है, 16 कोशिका तक ब्लास्टुला है और उसके एक कोशिका को ब्लास्टोमेयर कहते हैं या कोरक खंड कहते हैं। तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कि जो भ्रूण जो है 8 कोरक खंडों से अधिक हो गया, 16 का हो गया नहीं, तो उसे सीधे जो है यूटेरस गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसे जो है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। तो ये तो पहला रहा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा है जीव निषेचन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, IVF, इसे भी कहते हैं IVF, लेकिन क्या है इन वीवो, लेकिन ज़्यादा प्रचलित इन विट्रो ही है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जीव निषेचन, यह विधि जो है उन महिलाओं के लिए कारगर है जिनमें गर्भाशय की समस्या होती है, अर्थात युग्मक का संलयन तो स्त्री के अंदर ही होता है, लेकिन ये महिलाएं जो संभोग नहीं कर पाती हैं, इनमें भी विधि अप्रभावी हो जाती है। ऐसे है कि अंतःगर्भाशय वीर्य निषेचन IUI कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका यूटेरस ही विकसित नहीं होता है, गर्भाशय ही विकसित नहीं होता है और उसके गर्भाशय में जो है शिशु का विकास ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी महिला को जो है गर्भधारण करने में परेशानी महसूस होती है, कुछ दिन के बाद गर्भ जो है समाप्त भी हो जाता है, नष्ट भी हो जाता है। तो इसमें जो है किराए की कोख का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी महिला के ओवरी से ओवम को लेकर, उसके पुरुष के स्पर्म को लेकर और टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन कराकर और 8 कोशिका तक के कोरक खंड वाले जाइगोट अर्थात भ्रूण को किसी दूसरी जो किराए की महिला है उस महिला के यूटेरस में उसको प्रविष्ट करा दिया जाता है और उस गर्भ का पालन पोषण जो है उस दूसरी महिला के गर्भ में होगा और वह महिला जो है जब तक वो संतान उत्पन्न नहीं कर देती है, इस महिला के पास अर्थात जिसके ओवम है, जिसके पति का शुक्राणु है, इनके घर रहती है और 9 से 10 माह तक रहने के बाद जब शिशु को जन्म दे देती है तो वह महिला स्वतंत्र हो जाती है। तो इस विधि का भी उपयोग किया जाता है और इन सब विधियों का उपयोग करके हम वंध्यता को जो है वैज्ञानिक विधि से दूर कर सकते हैं।
तो ये चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये आज यहाँ समाप्त होता है। वीडियो को देखने के बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।